नमस्कार दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौरव भारद्वाज और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। तो दोस्तों, हम एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित अपने सभी क्वेश्चंस की तैयारी करते जा रहे हैं और आप सभी इनका पीडीएफ लेने के लिए हमारा जेई क्लासेस मेरठ का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है, इसका नाम है रिवेट। तो रिवेट चैप्टर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, तो हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, रिवेट क्या है? रिवेट एक परमानेंट जॉइंट है जिसका प्रयोग शीट्स को स्थायी रूप से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। आप सभी ने अपने आसपास रिवेट्स को जरूर देखा होगा। आप सभी के घर में बाल्टी, ठीक है, टंकियां, लोहे की टंकियां या जो भी चादर शीट मेटल का जितना भी काम होता है, तो मैक्सिमम जहां भी क्या होता है, वहां उन्हें जोड़ने के लिए उनके बीच में एक छोटा सा छेद करके रिवेट लगा दी जाती है, ठीक है, और उसके निचले वाले हिस्से को पीट कर चपटा कर दिया जाता है और ये परमानेंट लॉक बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। रिवेट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ फिगर्स को ध्यान देंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे स्टूडेंट्स ने कहा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस फिगर से आ रहे हैं, तो हम फिगर को यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, हमें सब कुछ पता चलता रहेगा। एक रिवेट के तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये उसका हेड है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा रिवेट का हेड कहलाता है। उसके नीचे का हिस्सा उसकी बॉडी कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा उसकी बॉडी कहलाता है। और जो सबसे नीचे है वो है उसकी पूंछ, यानी कि टेल। जो सबसे निचला हिस्सा है उसकी टेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसके अंदर हमें और समझना है। रिवेट को बनाने के लिए हम ज्यादातर नरम धातुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पीतल तांबा, पीतल, कॉपर, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम या एमएस, इन सभी चीजों का प्रयोग हम रिवेट बनाने के लिए करते हैं, ताकि ये आसानी के साथ हमारा जो टारगेट है उसे पूरा कर सके। ये इतनी कमजोर भी ना हो कि जो जॉइंट हम बनाना चाहते हैं वहां से एकदम टूट जाए, और ये ऐसी भी ना हो कि जो हम उसे पीट कर चपटा करना चाह रहे हो चपटा भी ना हो। तो ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए सिलेक्टेड मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि रिवेट को बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग किया जा सकता है, और आपको कोई चार ऑप्शन दे देगा। आप बता सकते हैं कि अगर उनमें तांबा है तो तांबा लिख दोगे, पीतल है तो पीतल लिख दोगे, एल्यूमिनियम भी है, एमएस भी लिख दोगे, उपरोक्त सभी भी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन बन के। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किसी जॉब या प्लेट के छेद में रिवेट फिट करके ना, हम उसके टैल के सिरों को फैलाने की विधि को रिवेटिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, एक जॉब लिया, ठीक है, ये शीट हो गई, ये दूसरी शीट हो गई इसके ऊपर, इसके अंदर हमने कर दिया होल। ठीक है, इसके अंदर हमने होल कर दिया और इसके ऊपर लगा दी हमने रिवेट। ठीक है, कैप रिवेट लगा दी। और इसके नीचे ये जो है, अगर जब हम इसे हैमर से या न्यूमेटिक प्रेशर से, हाइड्रोलिक प्रेशर से, किसी भी चीज से इसे पीटेंगे और इसे चपटा कर देंगे, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा रिवेटिंग। तो रिवेटिंग क्या होता है दोस्तों? आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है कि हम दो बॉडीज को आपस में मिला के उनके बीच में छेद कर देते हैं, रिवेट को उसमें लगा देते हैं, दोनों सिरों से उसे पीट देते हैं अच्छे से। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? रिवेटिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ रिवेटिंग तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब धीरे से आपको धीरे धीरे मैं चैप्टर को भी समझाता चला जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है, रिवेट का व्यास क्या होना चाहिए? व्यास क्या होता है? डायमीटर। ठीक है दोस्तों, ये डायमीटर जो है, ये ये वाला हिस्सा जो है इसका डायमीटर कहलाता है। ठीक है, तो रिवेट का व्यास कितना होना चाहिए? प्लेट की मोटाई का आधा होना चाहिए, या प्लेट की मोटाई से कम होना चाहिए, या प्लेट की मोटाई से ज्यादा होना चाहिए, या प्लेट की मोटाई के बराबर होना चाहिए? तो ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। आप थोड़ा सा गैस करने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है प्लेट की मोटाई से अधिक होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब है सी,
प्लेट की मोटाई से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, बॉयलर और टैंक के लिए प्लेटों के किनारों पर आमतौर पर बेवल कोन 80 डिग्री का होता है। ठीक है, पता है बॉयलर और टैंकों में भी रिवेट का यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रिवेट का यूज किया जाता है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो पानी के जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, इवन गन्स, फैंस, अपने आसपास आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी चीजों में रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वेल्डिंग के कंपैरिजन में सस्ती और करने के लिए आसान प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, और ये परमानेंट जॉइंट बनाती है, लीक प्रूफ भी हो जाती है अगर हम इसे अच्छे से रिवेटिंग करते हैं तो और एक और बात ये होती है कि आपने वेल्डिंग पढ़ी है तो आपने हैज इफेक्ट के बारे में सुना होगा। ठीक है, हैज इफेक्ट क्या होता है, जब भी अगर हम दो किन्हीं पार्ट्स को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, तो क्या होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, यहाँ आसपास का जो एरिया होता है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब भी ये ब्रेकेज होना होता है तो ये वेल्ड जहां से हुआ है वहां से ब्रेकेज नहीं होगा, ये इस पॉइंट से टूट जाएगा। लेकिन जब हम रिवेट का प्रयोग करते हैं तो रिवेट इस चीज को खत्म कर देती है। ठीक है, रिवेट के साथ ये वाला इश्यू नहीं आता है, रिवेट के ऊपर शेयर फोर्स तो काम करता है लेकिन ये वाला इश्यू नहीं आता है। ये यहाँ से इसे ज्वाइंट कर लेती है और किसी भी तरीके से मेटल को कमजोर नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं सवाल की तरफ। बॉयलर और टैंक के लिए प्लेटों के किनारों पर आमतौर पर बेवल कोण 80 डिग्री का क्यों होता है? इसका पहला ऑप्शन है तनाव एकाग्रता को कम करने के लिए, दूसरा है सुरक्षा के लिए, तीसरा है जोड़ करने में सुविधा के लिए, चौथा है फुलडन और कोकिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो फुलडन और कोकिंग के लिए चार ऑप्शन दे दिए हैं इसके, आप सही जवाब बताइए। देखिए, इसका सही जवाब है फुलडन और कोकिंग के लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है अभी आपने, चूंकि मैंने इसे खुद भी अभी पढ़ाया नहीं आपको, मैं बता देता हूँ फुलडन और कोकिंग होती क्या है। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं घूम फिर के ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि फुलडन और कोकिंग क्या है, या ये फुलडन कोकिंग का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पहले हम ले लेते हैं इनमें से कोकिंग। कोकिंग, यू एल के आई एन जी, कोकिंग जो प्रोसेस है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, रिवेट व रिवेट प्लेट के किनारे या दोनों प्लेट के किनारों के जॉइंट को लीकेज रहित बनाने के लिए कुंद छेनी यानी ब्लंट छेनी का इस्तेमाल करते हैं तथा हैमर की सहायता से इन किनारों को दबाने की क्रिया जो होती है ना, उन्हें कॉकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूँ। फिगर्स पर विशेष ध्यान देना है, ऐसा आपका भी मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में फिगर्स आ रहे हैं ज्यादातर। वो लोग बार बार पूछ रहे हैं ये वाला फिगर है, आप ये बताइए ये प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी फिगर्स पे विशेष ध्यान दें। अगर मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ तो आप उस फिगर को ही फेयर फिगर मान के चलें और ये मान लें कि मैं यहाँ से सीख लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया, ये एक रिवेट हो गया। ओके, मैं बीच में से ये, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे हाथ में सब कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक रिवेट हमने बना लिया। ठीक है, ये वाला हिस्सा रिवेट है। तो अब हमें पता है लीकेज होगा यहाँ से, क्योंकि हमने इसे बांध तो दिया लेकिन ये पूरी तरीके से एकदम टाइट नहीं हुआ है। तो इसको टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लंट छेनी ले लेंगे ये वाली, और उससे ना इसे पीट देंगे। ये जो हिस्सा कोना है ना, इसके उठे हुए रह जाते हैं, इन्हें पीटने की जो प्रक्रिया है वो कोकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कोकिंग कहलाती है। और अगर बेवल कोन 80 डिग्री का होता है तो इसे पीटना आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो फलरिंग आता है। ठीक है, क्या आता है? फलरिंग। फलरिंग हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है। इसमें रख कर देता हूँ इतना। तो फलरिंग के बारे में क्या हुआ, देखिए, इसके अंदर बहुत छोटा सा डिफरेंस है। दोनों के दोनों का एक ही टारगेट है कि भाई हमें जॉइंट को लीक प्रूफ बनाना है, लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको अभी समझ में आ जाएगा जैसे मैं आपको दूसरे वाला एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, जैसे दो जॉइंट्स हैं, दो जॉइंट्स हैं, सॉरी दो प्लेट्स हैं, एक एक हो गई प्लेट। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लेट्स इस टाइप से हमेशा बनाई जाती हैं ज्यादातर। 80 डिग्री का कोण में अभी हमने सवाल में भी पढ़ा है।
ठीक है, तो यहाँ पर जॉइंट्स आपने ये प्रॉपर कर दिया, ऊपर से यहाँ तक आपने इसे रिवेट लगा दिया है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें ना, अगर हम इस वाले हिस्से को फुलरिंग टूल की सहायता से, इस टूल को फुलरिंग टूल कहते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रयोग होने वाला जो टूल है वो फुलरिंग टूल कहलाता है। इस टूल के सिरों की चौड़ाई, इसी खास बात यही है कि इस टूल के सिरों की जो चौड़ाई होती है वो इस चौड़ाई के बराबर होती है। इस प्रक्रिया में जॉइंट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्लेट के किनारों पर पूर्ण मोटाई पर यहाँ पर जो है ना इस मोटाई पर प्रहार किया जाता है, हार्डली इसे स्ट्राइक किया जाता है। उससे क्या होता है कि यहाँ जो ये हिस्सा उठा हुआ रहता है, कभी भी ये हिस्सा एकदम दब जाता है। दोस्तों आपने नोटिस कर लिया होगा, कोकिंग में हम किस पे चोट कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पर, और फलरिंग में हम किस पे चोट कर रहे हैं, यहाँ नीचे इस वाले हिस्से पे हम चोट कर रहे हैं, इन्हें बंद कर रहे हैं। ध्यान रखना, आगे इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन घूम फिर के आ सकता है, कोकिंग और फलरिंग का फिगर भी आ सकता है कि इसमें ये प्रक्रिया बताओ ये वाली कौन सी कहलाएगी, ये वाली बताओ ऊपर जब चोट लग रही है तो कौन सी कहलाएगी। तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि जब ऊपर चोट लगती है कोकिंग कहलाता है, और नीचे की तरफ जॉइंट पर यहाँ पर समान डायमीटर वाली ये छेनी से हिट करती है तो ये फलरिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ इसके चार ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन के। बॉयलर और टैंक के लिए प्लेटों के किनारों पर आमतौर पर बेवल कोण 80 डिग्री होता है, क्योंकि ऑप्शन ए तनाव एकाग्रता को कम करने के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी जोड़ करने में सुविधा के लिए, और ऑप्शन डी है फलरन और कॉकिंग के लिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ बस, 10 सेकंड में नहीं हुए, चलो ठीक है बता देता हूँ। फुल रन और कॉकिंग के लिए, फुल रन और कॉकिंग मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फुल रन और कॉकिंग के लिए आसान सा है, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है सिलेबस में, ये ध्यान रखना जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है हर चीज को कवर करने की कोशिश की गई है, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो चाहे वो थ्योरी के माध्यम से हो। तो आप इसे देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, विमान निकाय एक है, विमान विमान कैसी निकाय है, वेल्डेड संरचना है, कास्ट संरचना है, रिवेटेड संरचना है, या प्रीकास्ट संरचना है। तो इसका सही जवाब है रिवेटेड संरचना है। विमान को बनाने के लिए रिवेटिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रिवेटिंग से हम एयर प्रूफ और वाटर प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो एरोप्लेन हो चाहे पानी का जहाज हो, दोनों के ही लिए रिवेटिंग का बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं हम। टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारे होते हैं। अभी टक्कर जोड़ कहां से आ गया मेरे भाई, टक्कर जोड़ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिवेटिंग जॉइंट के टाइप क्या है, ठीक है। रिवेटिंग जॉइंट के टाइप क्या है, ठीक है। रिवेटिंग जॉइंट के टाइप समझने के लिए मैं तो फोकस करता हूँ कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रिवेट के टाइप क्या है, ये भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ रिवेट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टाइप ऑफ रिवेट्स, ओके, टाइप ऑफ रिवेट्स। यहाँ प्लीज ध्यान दे दीजिएगा आप थोड़ा सा, आप ये ना सोचेगा कि सारे के सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस में है जो थ्योरी में है वो भी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवेट के जो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेड, जो आपके सिलेबस में है वो डाला गया है कि हेड के बेसिस पे डिसाइड करके बताओ कि कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पता क्या है, यहाँ नीचे वाला एक तो कॉमन, जो सबसे कॉमन चीज है वो तो कॉमन है कि भाई बॉडी सबकी कॉमन है, ठीक है। बॉडी ये वाला हिस्सा इतना कॉमन, सबका सबका कॉमन है। और ये नीचे जो होता है जो इसकी टैल है ये भी सबकी कॉमन है। सब जो परिवर्तन है सारा का सारा हुआ है ऊपर हेड पे, ये वाला। तो अगर ये अर्ध गोलाकार है तो ये कहलाता है स्नैप हेड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, स्नैप हेड, स्नैप हेड रिवेट, ओके, या इसे कैप रिवेट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। उसके बाद दोस्तों एक आ जाती है ये वाला स्ट्रक्चर, हेड पर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। नीचे का स्ट्रक्चर सभी का सेम है, नीचे का स्ट्रक्चर नहीं बदला किसी का भी, ठीक है दोस्तों, नीचे का स्ट्रक्चर किसी का भी नहीं बदला। अगले वाला आता है पैन हेड, इसका सिर्फ पैन की तरह होता है, तो ये पैन हेड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इससे अगले वाला होता है नेक्स्ट, ये हमारा हो जाता है कोनिकल हेड, कोनिकल हेड जस्ट बिकॉज ऑफ इसका हेड जो है वो कोनिकल होता है।
तो इसे हम कौन सा हेड बोलेंगे? कोनिकल हेड, कोनिकल हेड। उसके बाद हमारा एक और होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मशरूम हेड। मशरूम हेड की खास बात क्या होती है? उसका हेड जो है मशरूम की तरह लगता है देखने में, ठीक है। मशरूम होती है ना वो, सांप की छतरी बोलते हैं उसे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो मशरूम हेड, ये हो गया कौन सा? मशरूम हेड, मशरूम हेड, ओके। और इसके बाद एक आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सा है, मैं सारे सब के सब यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारे इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे अगर हम इन्हें अभी से समझ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारा होता है, ये देखो, ये नीचे पूंछ वही है, ये बॉडी है, ये हेड है, ये ध्यान रखना है, तीन पार्ट होते हैं क्रिवेट में, ठीक है। ये होता है काउंटर सिंक, काउंटर सिंक हेड। फ्रेंड्स, काउंटर सिंक हेड समझ में आ रहा है? ये इसका उल्टा है, पेन वाले का, पेन हेड का काउंटर सिंक हेड उल्टा है। और आखिरी जो हमारा लगता है वो है ये वाला, सबसे आसान सा है, सबसे मासूम सा है, इसे हम कहेंगे फ्लैट हेड। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम फ्लैट हेड, क्योंकि देखो उसका हेड जो है वो फ्लैट है, एकदम सीधा है, कुछ नहीं कह रहा है, कुछ भी किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं है फालतू का। तो ये आपका फ्लैट हेड हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आ गए टाइप ऑफ रिवेट्स, आपको सारे समझ में आ गए, ठीक है। अब टक्कर जोड़ कौन सा होता है? दो टाइप के जोड़ होते हैं, ये भी अभी मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि दोनों टाइप के जोड़ कौन कौन से होते हैं। पहला जोड़ जो होता है वो होता है लैप जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट हिंदी में उसे चढ़ाऊ जोड़ बोलते थे, चढ़ाऊ जोड़। और दूसरा होता है बट जॉइंट, ये सब आपने अपनी लैब में किए होंगे। दूसरा होता है बट जॉइंट, बट जॉइंट को यहाँ पे टक्कर जॉइंट भी बोला गया है। बट जॉइंट को टक्कर जॉइंट इसलिए बोला गया है कि आमने सामने जब दो चीजों की टक्कर वाली पोजीशन है ना, और इन्हें जोड़ना है, मतलब ये कोई कॉम्प्रोमाइज ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, तो ऊपर से एक प्लेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक प्लेट लगा लेते हैं, और एक सेकेंड में जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, एक प्लेट लगा देते हैं, एक रिवेट यहाँ लगा देते हैं, एक रिवेट यहाँ लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और इस तरीके से ये जुड़ जाता है। तो ये वाला जो जॉइंट है ये टक्कर जॉइंट कहलाता है। अब देखिए टक्कर जोड़ में प्लेटों के किनारे होते हैं, ओवरलैप होते हैं क्या? नहीं होते, साफ दिखाई दे रहा है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। दूसरा है एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में है क्या? एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में है, हाँ, एक दूसरे के खिलाफ टक्कर में है। वेल्डेड, वेल्डेड नहीं है, ओवरलैप नहीं है, पेज से कसे हुए नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी इन सभी चीजों को भी देख लीजिएगा, टाइप ऑफ रिवेट को प्लीज सारे के सारे जरूर नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप होता है। इस फिगर का देख लीजिएगा, ये कौन सा है? स्नैप हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन हेड होता है, कोनिकल हेड होता है, मशरूम हेड होता है, काउंटर सिंक होता है, फ्लैट हेड होता है। फिगर दे देगा, पूछ लेगा इसका नाम बताओ, चार ऑप्शन दे देगा, आपको चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। पेपर होने के बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं इन बातों को कि क्या आया क्या नहीं आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कम से कम डैश रिवेट्स आवश्यक है टक्कर जोड़ी बनाने के लिए। तो कम से कम डैश रिवेट्स आवश्यक हैं टक्कर जॉइंट बनाने के लिए। मैंने आपसे भी कहा था कि मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ रिवेटिंग जॉइंट। तो देखिए बट जॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ, बार बार इसी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बट जॉइंट की खास बात क्या होती है? इसके अंदर दो प्लेट सामने सामने आ गई हैं, इन्हें अब जोड़ना है हमें, ठीक है। दो प्लेट सामने सामने आ गई है, इन्हें जोड़ना है हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऊपर एक और प्लेट रख दी, और उस प्लेट में यहाँ पे रिवेट लगाने स्टार्ट किए। एक रिवेट ये लग गया, और एक रिवेट ये लग गया। तो हमें एक चीज क्या समझ में आई, और इसके पीछे इसी रो में यानी इसी पंक्ति में आगे भी रिवेट्स हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चादरें हैं, ठीक है। थोड़ा फिगर को उस वे में देखने की कोशिश कीजिएगा। ये फिगर्स में ना आपस में, अभी तो मैं यहाँ बना रहा हूँ
ये चादरें हैं, इन्हें जोड़ने की जब हम कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और जब टक्कर में होती है, आमने सामने होती है, ये वाला पोजीशन खत्म हो जाता है इसका, तो फिर तो बात ही बदल जाती है सारी की सारी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये एक पूरी की पूरी रो हो जाती है, ठीक है, एक पूरी की पूरी रो हो जाती है, रो। ऐसा है, ऊपर ये लगा दिया इसने एक और, ठीक। तो एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे गया कि भाई कम से कम हम कुछ भी नहीं करेंगे तो दो पंक्तियां, ये रो, दो पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि एक बनेंगे तो दूसरा पीस निकल के साथ जाएगा, ठीक है। तो हमारे सही जवाब है इसका, दो पंक्तियों की आवश्यकता हमें कम से कम पड़ती है टक्कर ज्वाइंट बनाने के लिए, ठीक है। टक्कर ज्वाइंट के अंदर अब यहाँ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ बनेगा टक्कर ज्वाइंट, इट मीन बट ज्वाइंट के अंदर, ठीक है। तो बट ज्वाइंट के अंदर कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है हम देख लेते हैं। बट ज्वाइंट में जोड़े जाने वाली शीट के सिरों को आपस में मिलाकर उसके ऊपर अलग से एक शीट का टुकड़ा हम मिलाकर रख देते हैं, ठीक है दोस्तों। बट ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, शीट्स को मिला के उसके ऊपर एक अलग से शीट का टुकड़ा रख देते हैं। अब क्या होता है, एक शीट का टुकड़ा रख के रिवेटिंग की जाती है, ठीक है। और इसका नाम होता है स्ट्रैप, इसका नाम क्या होता है, स्ट्रैप, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है फिगर, ये ऐसे क्वेश्चन देखो पेपर आसान बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और उसमें ये पूछेगा इन बातों को भाई कि इसका नाम क्या है बताओ, आप इसका नाम क्या है, इस कंपोनेंट का नाम क्या है, तो आप बताओगे स्ट्रैप है जी इसका नाम, ठीक है। ऑप्शन दे देगा वो कई सारे, तो आप इसे आसानी के साथ बता सकते हो कि इसका नाम स्ट्रैप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब एक स्ट्रैप का प्रयोग किया जाए खाली, जब ये वाला सिंगल स्ट्रैप का हमने प्रयोग किया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। तो ये हमारा ये वाला जो ज्वाइंट है ये कहलाएगा सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम देखिए, अगर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैप तो ऊपर लगा हुआ है और हम इस ज्वाइंट को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हम नीचे भी एक स्ट्रैप लगा देते हैं, जो कि सामान्यतः अक्सर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिवेट, ज्वाइंट रिवेट लग गया और यहाँ भी एक रिवेट लग गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये कहलाएगा आपका डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट। क्या कहलाएगा, क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ से पक्का इसका फिगर आएगा बन के, डबल स्ट्रैप बट ज्वाइंट, ओके फ्रेंड्स। ये वाला फिगर आएगा इस टाइप का, तो आप वहां बता देंगे कि भाई इस फिगर का ये मतलब है, और इस तरीके से आप बना देंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी के साथ ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा है, एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिवेट अक्षों के रिवेट केंद्रों की विकर्ण दूरी को क्या कहा जाता है। एक ही प्लेट पर प्रयोग की गई दो समानांतर रिवेट अक्षों के रिवेट केंद्रों की विकर्ण दूरी, विकर्ण दूरी, विकर्ण दूरी, विकर्ण दूरी, देखिए इस टाइप से कुछ कहना चाह रहा है ये, इस टाइप से कुछ कहना चाह रहा है ये, ठीक है। कि ऐसी विकर्ण जो दूरी है, अगर हम, एक तो हमारा देखो दो टाइप के जॉइंट होते हैं, एक तो होता है चैन, चैन टाइप, चैन टाइप में जो है ना, ये सीधे सीधे लगे हुए रहते हैं स्ट्रिप के ऊपर, या कहीं भी आपने रिवर्ट ठोके हैं वो सीधे सीधे ठुक गए, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा चैन। अब एक होता है दूसरे वाला, तो जिगजैग, जिगजैग में क्या होता है, एक रिवेट यहाँ लगेगी, दूसरी यहाँ लगेगी, तीसरी यहाँ लगेगी, चौथी यहाँ लगेगी, पांचवी यहाँ लगेगी, और ये इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा, ठीक है। ये देखो जिगजैग एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एक प्लेट पर प्रयोग की गई दो समांतर रिवेट अक्षों की समांतर, ठीक है, समांतर रिवेट अक्षों के बेकेंद्रों की दूरी को क्या कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि इसे क्या कहा जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए विकर्ण पिच, ऑप्शन नंबर बी विकर्ण पिच, सॉरी पहला पिच है, दूसरा विकर्ण पिच है, तीसरा है मार्जिन और चौथा है पिट पिच। ओके, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है विकर्ण पिच। ठीक है, हमारा सही जवाब हो गया विकर्ण पिच। विकर्ण दूरी को पूछा है इसलिए हमने इसे बोल दिया विकर्ण पिच। ठीक है, विकर्ण दूरी को पूछा इसलिए हमने बोल दिया विकर्ण पिच। ये वाली डिस्टेंस हमारी हो गई विकर्ण, तो हमने इसे बोल दिया। नेक्स्ट इसने अगला क्वेश्चन उठाया हमारे सामने कि चैन रिवेटिंग में बैक पिच का मान कितना होता है। ठीक है, चैन रिवेटिंग में बैक पिच का मान क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2D, दूसरा है 3D, चौथा है 2D+6 और चौथा है आपका D+6, तीसरा है 2D+6। तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा 2D+6। ठीक है, सी इज द राइट। आगे बढ़ जाते हैं हम। रिवेट्स जोड़ को एकल रिवेट जॉइंट कहा जाता है। रिवेट जॉइंट को एकल रिवेट जॉइंट कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा जब जोड़ में केवल एक ही रिवेट शामिल होता है, या जब जोड़ में रिवेट्स की केवल एक ही पंक्ति होती है, या जब रिवेट में केवल एक ही शेयर हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, एक रिवेट से जॉइंट नहीं बनेगा वो वाला। ठीक है, यहाँ रिवेट की पूरी पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने बाल्टी देखी अपने घर में जॉइंट होती हुई, कभी देखा बाल्टी बनाने वाले को? तो वो क्या करता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद यहाँ रिवेट को जोड़ता चला जाता है, दोनों चादरों को जोड़ने के लिए भी। ठीक है, और ओवरलैप कर देता है, लैप जॉइंट उसे बोलते हैं, है ना। बाल्टी वाला जो बनाता है वो लैप जॉइंट होता है। ठीक है, तुम्हारे घर में टंकी वगैरह होती है, उनका भी जो होता है वो भी लैप जॉइंट होता है। तो ये पंक्ति में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब इसका बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट। प्लेट की मोटाई और रिवेट के व्यास के बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है T इज इक्वल टू 6√D, T इज इक्वल टू 9√D, D इज इक्वल टू 6√T, D इज इक्वल टू 6T। तो हमारे चारों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। सही जवाब हमारा D इज इक्वल टू 6√T। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, T थिकनेस होगा, D डायमीटर होगा यहाँ पर। अब आ जाओ, रिवेट्स के जोड़ों के प्रकार कितने होते हैं। रिवेट्स के जोड़ों के कितने प्रकार होते हैं पढ़ाया है अभी। चलिए दोबारा साथ में छोड़ना है, हमें हाथ भी नहीं छोड़ना है। तो टक्कर जोड़, चढ़ाव जोड़, ये भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देखो, रिवेट्स के दो प्रकार से जोड़ होते हैं, ध्यान रख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा घूम फिर के आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक होता है आपका लैप जॉइंट, एक होता है आपका लैप जॉइंट। ठीक है, लैप का मतलब वैसे आप हिंदी में चीजों को याद कर सकते हो इसे, और भी ज्यादा हिंदी, इट मीन्स एक तरीके से उसकी गोद में चढ़ गया है लैप में। लैप में गोद भी होता है ना। ठीक है, तो चढ़ाओ, ये गोद में चढ़ गया, इसकी लैप जॉइंट हो गया। यहाँ पे छेद हुआ और रिवेट मार दिए, यहाँ छेद हुआ और इसे रिवेट के थ्रू आपने होल्ड करा दिया। तो ये वाला भी रिवेट के जोड़ का प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाला भी टक्कर जॉइंट यानी बट जॉइंट है, हमने पढ़ा है। बट जॉइंट में क्या करते हैं, दोनों आमने सामने रहेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, दोनों की एक्सिस सेम रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। हमने क्या करा, ऊपर एक स्टेप रखा, यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया, दोनों साइड एक एक, एक एक नहीं मतलब पूरी की पूरी रो से हमने इसे होल्ड कर दिया, रिवेट लगा दी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दोनों हो गए। तो रिवेट के यही दो मुख्य प्रकार होते हैं, टक्कर जॉइंट भी सही है, चढ़ाव जॉइंट भी सही है, इस तरीके से तो ये दोनों ही सही है। तो हमारा जो मुख्य सही जवाब होगा, इन दोनों को हटा दो यहाँ से, सही जवाब में सही जवाब हमारा सी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आए हम, आ जाते हैं यार। मार्जिन का मान रिवेट के व्यास के लगभग कितने गुना होता है। आप सभी ने इसका एक फॉर्मूला अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, m इज इक्वल टू 1.5d होता है, 1.5d होता है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि m बराबर जो है 1.5 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, इन चारों को पीछे छोड़ते 2, 3, 1.5, 5, हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाए नेक्स्ट।
रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है, रिवेट का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप कौन सा होता है? अभी अभी मैंने आपको रिवेट के चारों जितने भी 6 टाइप पर मैक्सिमम पढ़ाए थे, उन सभी में एक बार रिवाइज करके देखना, पहले नंबर पे जो है उसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन है पेन हेड, ऑप्शन दूसरा है गोलाकार काउंटर शंख हेड, ऑप्शन सी है शंकु हेड, या ऑप्शन डी स्नैप या कप हेड। याद आ गया? ठीक है, याद आ गया होगा। ये आपका सही जवाब है। ठीक है, कौन से वाला है ये बताओ? चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्नैप या कप हेड। चलिए, एग्जाम हमारे सामने है और हम एग्जाम के सामने हैं, डरना नहीं है, बस अपनी तैयारी पक्की करनी है। चलिए, कोक उपकरण के आकार हैं, कोक उपकरण के आकार हैं। अब बता दो कोक उपकरण का कौन सा आकार है? हमें जब उस वाले पूरे प्रोसेस का मैंने आपको समझा दिया है कि कोकिंग जो होता है, कोल्किंग जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें किस प्रकार क्या यूज करते हैं। तो तेज छन्नी यूज की जाती है, ब्लेंड छन्नी यूज करते हैं, थोड़ा यूज करते हैं, या एकल बिंदु कटिंग उपकरण। देखो ये यूज नहीं होता, थोड़ा यूज नहीं होता फिलहाल अकेला डायरेक्टली, और ये नहीं यूज होता है, तो इसका ब्लेंड छनी जो है इसका मुख्य आकार है उपकरण का। ठीक है, ब्लेंड छनी इस टाइप से, वही आगे वाला हिस्सा उसका एकदम भार मुक्त हो जाता है युक्त की जगह। तो ये उसका सही जवाब है, ब्लेंड छनी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल आ जाता है, रिवेट की पंक्तियों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रिवेट है, रिवेट के पंक्ति हैं, अगर हम इसे टॉप व्यू देखने की कोशिश करें किसी का, तो इनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसके बीच की दूरी को कहा जाता है ऑप्शन एक अंतराल, बी विकर्ण पिच, सी मार्जिन, या डी बैक पिच। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, बैक पिच। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो इनके बीच की जो दूरी है वो बैक पिच कही जाती है। कोकिंग और फुल रन के लिए प्लेटों की किनारों पर आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले डैश कोण पर मशीनिंग की जाती है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 80 डिग्री। क्यों की जाती है, इसका एक सवाल पहले भी आ चुका है कि ऐसा क्यों की जाती है। इसी के लिए की जाती है, जो पहले एकदम दो शब्द आए, कोकिंग और कुलिंग करने में आसानी रहे, तो इसलिए 80 डिग्री पर प्लेटों की किनारों को आमतौर पर एक साथ जोड़ने से पहले इतने डिग्री पर मशीनिंग की जाती है, 80 डिग्री पर इनकी मशीनिंग कर दी जाती है ताकि जोड़ने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन में करने के लिए रिवर्स का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक प्लेटों को बंधन में करने के लिए रिवर्स का प्रयोग हम अस्थायी रूप से करते हैं, पहला ऑप्शन है, दूसरा स्थायी रूप से, तीसरा अस्थायी तथा स्थायी रूप दोनों रूप से, और चौथा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब है स्थायी रूप से करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थायी रूप से करते हैं। ठीक है, क्योंकि जहाज वगैरह जिस टाइप के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो हम इस हिसाब से बनाते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। छेद के माध्यम से रिसाव करने के लिए रिवेट के सिरे पर डैश ऑपरेशन किया जाता है। ये रिसाव रोकने के लिए होगा ये, है ना, रिसाव रोकने के लिए डैश ऑपरेशन किया जाता है, नहीं रिसाव करने के लिए ये है कि रिवेट के सिरे पर डैश ऑपरेशन किया जाता है। ऑप्शन एक कोकिंग, दूसरा है आपका एक फुल रन कोकिंग या फुल रन कोकिंग, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों कोकिंग, क्योंकि सिर के साथ जो भी छेड़छाड़ कर रहे थे हम आपको बता दिए थे कि कोकिंग में कराना है। ठीक है, चाहे हम उसकी, अगर हमें रोकना है तो भी उसे ही ठोकना है, और अगर हमें वहां से रिसाव कराना है तो भी हम उसे ही काट के निकाल देंगे। तो रिसाव करने के लिए आप इस वाले पोर्शन को हटा दें, यहाँ से ये हट जाएगा, रिसाव हो जाएगा। आप ठोक देंगे तो रिसाव रुक जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक रिविट में क्या शामिल होता है? एक रिविट क्या है? एक रिविट बड़ी छोटी सी आकृति है इस प्रकार की, उसमें ये उसका हेड होता है, ये उसका बेलनाकार शरीर होता है जैसे, ठीक है, और उसके नीचे उसकी एक पूंछ होती है, छोटी सी टैल होती है। ठीक है, ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, ये टैल हो गया, यहाँ पे एक सिर हो गया, एक बेलनाकार शरीर हो गया यानी बॉडी, एक पूंछ हो गई।
और यह उपरोक्त सभी, तो हमें दिख गया है ना ऑप्शन का, इसका सही जवाब क्या है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने के लिए प्लेटों को मजबूती से एक साथ दाब दिया जाता है। जोड़ के माध्यम से रिसाव को रोकने, यानी कि जो जॉइंट्स हुए हैं उन्हें रोकने के लिए जो है ना हमें क्या करना है, देखो देखो देखो, देखो है ना, कोक करना चाहिए, फुल रन करना चाहिए, ये दोनों प्रोसेस करने चाहिए, इनमें से एक भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ ज्वाइंट हो रखा है। अभी मैंने आपको बता के हट रहा हूँ, बार बार मैं इसीलिए फिगर बना रहा हूँ ताकि आपके, देखो आपको ना ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लो बस। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप 70-80% चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि ये फिगर जो होती है ये हमारे दिमाग में इंप्रेशन की तरह छप जाती है, आंखें बंद करो याद आ जाता है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे कोक करना है, फुल रन करना है, दोनों, ये दोनों से ये ऑप्शन है या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से ऑप्शन सही है। भाई हमें क्या करना है, रिसाव को रोकना है, तो हमें यहाँ से रिसाव भी रोकना है और यहाँ से रिसाव भी रोकना है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। आमतौर पर रिवर्ट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, आमतौर पर रिवर्ट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। वीडियो की शुरुआत ही हमने इसके उदाहरण से की थी कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑप्शन ए जहाज निर्माण, ऑप्शन बी हवाई जहाज के निकायों में की जाती है, ऑप्शन सी पुल में की जाती है, ऑप्शन डी इन सभी में की जाती है। इन सभी के सभी में रिवर्ट्स का इस्तेमाल जहां जहां जैसी आवश्यकता होता है वहां किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ इसका सही जवाब क्या है, उपयुक्त सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं। आमतौर पर रिवर्ट्स किस चीज के बने हुए होते हैं। ठीक है, आमतौर पर रिवर्ट्स किसके बने होते हैं, C30 के, F30 के, M30 के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके भी नहीं होते हैं, इसके भी नहीं होते हैं, ये है ही नहीं, तो C30 इज द राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, C30 के बने होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पूंछ की लंबाई जिसमें से एक और सिरा बनता है को रिवर्ट्स के व्यास से गुणा रखा जाता है। कितना गुना जाता है, कितना गुना रखा जाता है, इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन सी है 1.25 और ऑप्शन 3 है, ये डी है 3। तो ये आपका हो गया 1.25 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला एंड लास्ट आपका सही एक क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है। एक रिविट में क्या क्या शामिल होता है, उसका सिर, बेलनाकार शरीर, शंकु, ये पूंछ, उपरोक्त सभी, हम पढ़ चुके हैं इस सवाल को। ठीक है, और ये सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो छोटा हो। एक पॉइंट यहाँ पे एक आप जॉइंट्स में यही बात हो सकती है कि भाई देखो जब जॉइंट्स बनाए जाते हैं, एक तो ये वाला होता है कि चेन टाइप होता है, अगर इस टाइप से होता है तो ये चेन टाइप हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है जब रिवर्ट्स को आप जिग जैग वे में लगाते हैं तो ये जिग जैग हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला नेक्स्ट। ओके दोस्तों, सो थैंक्स फॉर द वीडियो, और आप देखने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, तैयारी करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।